हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। BA-BSc थर्ड ईयर की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत। आज हम बात करेंगे बंगाल की, हमारा टॉपिक चल रहा था कौन सा, मानसून। आज हम बात करेंगे बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है उसकी बात करेंगे हम। BA-BSc थर्ड ईयर। आज हम बात करेंगे बंगाल की जो हमारी शाखा है उसकी बात करेंगे। अरब सागर की हमने बात की थी, 3 जो वर्षा के केंद्र थे बने थे, फर्स्ट है, सेकंड और अरावली वाला, हमने इसकी थर्ड बात की थी। आज हम बात करेंगे बंगाल की खाड़ी की शाखा की, बंगाल की खाड़ी। देखिए, आप सभी जानते हैं इधर हमारा अरब सागर है और इधर हमारा बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। 0 डिग्री की बात करें, भूमध्य रेखा जैसे ही पौने दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध में आती हैं, कोरियालिस बल के प्रभाव के कारण जो पवनें हैं उनकी दिशा में क्या पाया जाता है, अंतर पाया जाता है, विक्षेप हो जाती हैं। तो कोरियालिस बल के कारण क्या है, इधर जो पवनें हैं उनको बोलते हैं हम अरब सागर की शाखा, और इधर जो है उनको बोलते हैं हम बे ऑफ बंगाल की, बंगाल की खाड़ी की शाखा। अब देखिए क्या होता है, जो अरब सागर वाली थी उसकी हमने बात की, ये क्या करते हैं, इस पश्चिमी घाट से ये पवनें टकराती हैं और क्या करती हैं, वर्षा करती हैं। और आपने देखा होगा कि जो हमारी जो सर्वाधिक वर्षा होती है, कह सकते हैं कि हम भारत में जितनी भी वर्षा होती है उसमें 75% तक जो वर्षा होती है वो ग्रीष्म काल में होती है। और कौन सी पवनों के माध्यम से होती है, इन्हीं अरब सागरीय के माध्यम से होती है। बंगाल की खाड़ी की बात करेंगे तो बंगाल की खाड़ी दक्षिणी गोलार्ध से जैसे ही ये पौने उत्तरी गोलार्ध में आती हैं, कोरियालिस बल के प्रभाव से, फेरल का मैंने आपको नियम बताया था, उस नियम के प्रभाव से पौने क्या करती हैं, दाहिनी ओर मुड़ जाती हैं। तो सबसे पहले जो वर्षा होती है वो इस केरल के तट पर होती है, क्योंकि जो मानसून पवनें हैं वो सबसे पहले कहाँ टकराती हैं, इसी तट पर टकराती हैं और सबसे पहले यही वर्षा होती है। लेकिन इसी से कुछ दूरी पर जो तमिलनाडु वाला जो क्षेत्र है, इस वाले पूरे क्षेत्र में वर्षा होती है, पश्चिमी घाट के पूरे क्षेत्र पर वर्षा होती है। लेकिन जो पूर्वी घाट है इसी से कुछ ही दूरी पर स्थित है, जिसको हम कोरोमंडल तट बोल सकते हैं या तमिलनाडु का क्षेत्र बोल सकते हैं, वहाँ पर वर्षा नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, जैसे ये टकराती हैं किससे, पश्चिमी घाट से ये पौने टकराती हैं और केरल के तट पर वर्षा कर देती हैं। पूर्वी भाग पर वर्षा नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, ये जितनी भी पवनें हैं ये क्या हैं, बिल्कुल इसके समानांतर आगे निकल जाती हैं और ये वाला जो क्षेत्र है पूर्वी घाट है, यहाँ पर वर्षा नहीं होगी। कि बंगाल की जो शाखा है या अरब सागरीय किसी भी शाखा से इस जो पूर्वी तट है या कोरोमंडल तट है उस पर वर्षा नहीं होती है, क्योंकि अरब सागर वाली जो शाखा है वो कहाँ, केरल के तट पे टकराती हैं, और जो बे ऑफ बंगाल की जो शाखा है वो क्या है, वो शाखा यूं की यूं बंगाल की खाड़ी से होती हुई कहाँ पहुँचती है, इस मेघालय पठार पे पहुँचती है। तो यहाँ क्या होती है, वर्षा नहीं होती है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, इसी पवनों के समानांतर हैं। अब देखा जाए कि केरल है, यहाँ वर्षा होती है और इसी से कुछ ही दूरी पर तमिलनाडु है, जबकि वहाँ पर मौसम कैसा रहता है, शुष्क रहता है, वहाँ पर वर्षा नहीं होती है, क्योंकि जो पवनें हैं वो इसके प्रवाह क्षेत्र में नहीं आती हैं, या जो क्षेत्र है वो पवनों के मार्ग में नहीं आता है। इसलिए जो तमिलनाडु का, या कह सकते हैं कि हम भारत का जो पूर्वी तट है वहाँ पर वर्षा नहीं होती है। इसका रीज़न ये है, यहाँ से जो बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है ये पवनें अपने साथ आर्द्रता लेके जाती हैं, और यहाँ पर है हमारा मेघालय का पठार, ये जो हमारा है ये है मेघालय का पठार। तो जो मेघालय का पठार है इसमें 3 पहाड़ियाँ हैं, गारो की है, फिर खासी है और तीसरी है जयंतिया। 3 पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी और जयंतिया। आपने सुना होगा कि विश्व की जो सर्वाधिक वर्षा होती है वो
चेरापूंजी, मासीनराम, चेरापूंजी मासीनराम 1080 सेंटीमीटर से अधिक होती है, जबकि केरल के तट पर 250 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा पाई जाती है। वर्षा को हम किस में मापेंगे? सेंटीमीटर में। ये जो बंगाल की खाड़ी की जो शाखा हैं ये क्या है? सीधे कहाँ टकराती हैं? इस मेघालय के पठार से टकराती हैं। और मेघालय के पठार पर, जो मेघालय का पठार है, गारो, खासी, जयंतिया 3 पहाड़ियाँ हैं। इस पे जो बीच की पहाड़ी है उसको हम बोलते हैं खासी। और ये जो चेरापूंजी और मोसिनराम है वो कौन सी पहाड़ी पर स्थित हैं? इसी पहाड़ी पर स्थित हैं। ये आर्द्र पवनें यहाँ जाती हैं और क्या करती हैं? वर्षा करती हैं। और यहाँ पर संसार की सबसे अधिक वर्षा पाई जाती है, क्योंकि इन पहाड़ियों क्या करती इस प्रकार की है। और यहाँ से सर्वाधिक आर्द्रता लेकर ये पवनें जब मेघालय पहुँचती हैं तो यहाँ इन पवनों के माध्यम से वर्षा होती है। चेरापूंजी और मोसिनराम है 1080 सेंटीमीटर से अधिक यहाँ वर्षा होती है, जबकि केरल के तट पर 250 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा मापी जाती है। जो खासी पहाड़ियाँ हैं, चेरापूंजी और मोसिनराम इन्हीं पहाड़ियों में स्थित है। और यही कारण है कि कीप के आकृति की ये पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। और विश्व की जो सर्वाधिक वर्षा होती है वो यहाँ पर मोसिनराम में स्थित है। इसके ऊपर देखिए हिमालय पर्वत है। या असम की हम बात करें, ये वाला जो इसके साथ वाला असम वाला पार्ट है जो इधर इस राज्य से भी स्थित है। यहाँ से क्या होता है, आपने देखा होगा कि जो हिमालय है, हिमालय ये इस प्रकार से हिमालय की स्थिति बनी हुई है। हिमालय ऊपर और इधर भारत और वर्मा के बीच अराकान योमा पर्वत श्रृंखला है। तो यहाँ इस प्रकार से इसकी स्थिति बनी हुई है। तो यह जो पवनें आती हैं, यहाँ पर एक सुरमा घाटी है। कौन सी घाटी है? सुरमा घाटी है। कहाँ? असम में। ये इस सुरमा घाटी में इधर से पवनें प्रवेश कर लेती हैं और ये ब्रह्मपुत्र घाटी में ये पवनें आगे चली जाती हैं। अब जो असम में ये ब्रह्मपुत्र घाटी है 3 तरफ से पहाड़ियों से ढकी हुई है। देखिए, आप इधर की बात करेंगे अराकान योमा पर्वत, ऊपर हिमालय, इधर हिमालय और इधर मेघालय का पठार। तो ये क्या है? सभी तरह से किससे घिरी हुई हैं? पहाड़ियों से घिरी हुई हैं। और जैसे ही ये आर्द्र पवनें अंदर घुस जाती हैं तो ये पूर्ण रूप से वर्षा करके ही बाहर निकलती हैं, क्योंकि किस प्रकार की स्थिति है? 3 तरफ से पहाड़ियों से घिरी हुई हैं। उसके बाद ये फिर आगे इधर निकल जाती हैं। तो जो सुरमा घाटी वो कहाँ पर है? असम में है। और इसकी के जो मेघालय के पठार के नीचे जो स्थिति है, असम का पार्ट है, यहाँ से वो क्या कर देती हैं? इस ब्रह्मपुत्र घाटी में वो, या कह सकते हैं कि जो सुरमा घाटी है उसमें ये आर्द्र पवनें प्रवेश करती हैं और आगे कहाँ पहुँच जाती हैं? ब्रह्मपुत्र घाटी में पहुँचती हैं। और जिसके माध्यम से उस क्षेत्र में क्या करती हैं? ये वर्षा करती हैं। इसी की एक जो शाखा है वो शाखा यहाँ से इधर टर्न कर जाती है। अब इधर टर्न क्यों करेगी? इसी की एक शाखा आर्द्र पवनें हैं। आपने कोरियालिस बल का प्रभाव भी सुना होगा। अब यहाँ से पवनें इधर टर्न करती हैं। जैसे ही इधर इसको स्पेस मिला तो एक शाखा कहाँ चली जाती है? इधर दिल्ली तक पहुँच जाती है। आपने देखा होगा कि ये जो आर्द्र पवनें हैं, जैसे जैसे ये पूर्वी भाग से पश्चिम की तरफ पहुँचेंगी, जो वर्षा है, वर्षा की मात्रा कैसी होती जाएगी? कम होती जाएगी। सबसे पहले अगर ये पश्चिम बंगाल की बात करें, पश्चिम बंगाल में, फिर पटना में, इलाहाबाद, मतलब धीरे धीरे जैसे जैसे क्या होगा, ये दिल्ली तक पहुंचती हैं। ये आर्द्र पवनें दिल्ली से आगे ये वर्षा नहीं करती हैं। क्यों नहीं करती हैं? क्योंकि इन पवनों की जो आर्द्रता है वो क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है, या इतनी कम आर्द्रता इनमें बचती है कि वर्षा के लिए पर्याप्त नहीं रहती है। तो जैसे जैसे ये यहाँ से अंदर प्रवेश करती हैं तो धीरे धीरे जैसे पूर्व से पश्चिम की ओर जाएंगी, वर्षा की मात्रा में क्या आती जाती है? वर्षा की मात्रा में कमी आती जाती है। तो दिल्ली है, दिल्ली तक कुछ मात्रा में वर्षा करती हैं, उसके आगे यह वर्षा नहीं करती हैं। और जो बंगाल की खाड़ी है उसके माध्यम से राजस्थान में भी वर्षा नहीं होती है, क्योंकि राजस्थान तक पहुँचते पहुँचते ये पवनें इतनी अधिक शुष्क हो जाती हैं कि वर्षा करने में असमर्थ हो जाती हैं। तो जैसे ही ये पूर्व से पश्चिम की तरफ जाती हैं तो वर्षा की मात्रा में कमी आती जाती है। अब कई बार पूछ लिया जाता है
कि 4 ऑप्शन है, निम्न में से वर्षा के आधार पर सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र बताइए। अब जो पूर्वी भाग में स्थित है वो सर्वाधिक वर्षा वाला, जैसे जैसे हम पश्चिम की तरफ बढ़ते जाते हैं वर्षा की मात्रा क्या होती जाती है, कम होती जाती है। क्योंकि आपने देखा होगा कि आर्द्र पवनें आती हैं और जैसे ही आर्द्र पवनें इस क्षेत्र में, ये प्रायद्वीपीय पठार है इसलिए, और ये मैदान है इसलिए वो कहाँ से निकलेंगी, मैदान से निकलेंगी। तो जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती हैं, दिल्ली तक ये आगे बढ़ जाती हैं, वैसे वैसे इनमें आर्द्रता की मात्रा क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। और जैसे ही आर्द्रता की मात्रा कम हो जाती है वर्षा की मात्रा भी धीरे धीरे कम होती जाती है। इधर अरावली की बात करें, ये जो अरब सागर वाली शाखा थी, आपने देखा होगा कि ये पवनें क्या हैं, इस अरावली के समानांतर निकल जाती हैं। सिर्फ ऊंचावच के कारण एक माउंट आबू में ये जो अरब सागर की शाखा है वो क्या करती है, वर्षा करती है। माउंट आबू में जो अरब सागर की जो ये शाखा जाती है उसके माध्यम से ऊंचाई की वजह से सिर्फ आपके माउंट आबू में वर्षा होती है। बाकी जो ये पवनें हैं अरब सागर वाली, ये क्या हैं, अरावली के समानांतर हैं और अरावली के समानांतर ही ये पवनें आगे निकल जाती हैं। तो जो राजस्थान है वो न तो अरब सागर की जो शाखा है उससे मानसून प्राप्त करता है, वर्षा प्राप्त करता है, और न ही बंगाल की खाड़ी से उसको वर्षा प्राप्त होती है। यही कारण है कि यह जो क्षेत्र है वो किस प्रकार का है, मरुस्थलीय क्षेत्र है या शुष्क जलवायु वाला क्षेत्र है। जैसे जैसे पूर्व से पश्चिम की तरफ बढ़ते जाएंगे वर्षा की जो मात्रा है उसमें क्या आती जाती है, कमी आती जाती है। और ये वाला जो क्षेत्र है उसमें जो वर्षा होती है चक्रवातों के माध्यम से होती है, बंगाल की खाड़ी के माध्यम से पूर्वी घाट पर वर्षा नहीं होती है, या जो लौटता हुआ मानसून है उसके माध्यम से कहाँ वर्षा होती है, तमिलनाडु या कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है। ये क्यों, पवनें इसके समानांतर हैं, उसको कहीं भी टच नहीं करती हैं, कहीं भी इसको स्पर्श नहीं करती हैं, इसलिए पवनें सीधी निकल जाती हैं। और जो सर्वाधिक वर्षा है वो कहाँ करती है, मौसिनराम 1080 सेंटीमीटर वर्षा, वार्षिक वर्षा। और गारो खासी पहाड़ियाँ, मेघालय का जो पठार है उस पर ये 3 पहाड़ियाँ स्थित हैं, और जो खासी है पहाड़ी उस पर ये मौसिनराम और चेरापूंजी स्थित हैं। इनकी आकृति कीप के आकार की पाई जाती है। ये आर्द्र पवनें इस क्षेत्र में चली जाती हैं, उसके बाद जब तक पूर्ण रूप से शुष्क नहीं हो जाती ये पवनें बाहर नहीं निकल पाती हैं। तो कह सकते हैं कि चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ हो और पहाड़ियों की आकृति इस प्रकार की है, जब तक आर्द्र पवनें अपनी आर्द्रता वहाँ नहीं छोड़ देती वो पवनें बाहर नहीं आ पाती हैं। तो ये था बंगाल की खाड़ी जिसके माध्यम से क्या होती है, हमारे यहाँ वर्षा होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, मैंने आपको पश्चिमी जेट स्ट्रीम की बात की थी, हमने तिब्बत के पठार की भी बात की थी, वो क्या करता है, इसको प्रभावित करता है। आज हम पूर्वी जेट की बात करेंगे, या तिब्बत का जो पठार था उसी से थोड़ा सा रिलेटेड है कि एक चीज़ समझनी है, बस उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। मैंने आपको बताया था यहाँ क्या है, हमारा तिब्बत का पठार, सही है, तिब्बत का पठार है। इसमें 2 स्थितियाँ बताई थी मैंने, इधर हिमालय है, हिमालय, और ऊपर है कुनलुन श्रेणी, सही है, कुनलुन श्रेणी। 2 पहाड़ी क्षेत्रों के बीच में एक पठार स्थित है। पठार क्या है, विस्तृत है। अब गर्मी की जब ऋतु होती है तापमान यहाँ क्या हो जाता है, अत्यधिक बढ़ जाता है। तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है तो तापमान अधिक, वायुदाब कम हो जाता है यहाँ, ठीक है। दूसरी हम हिंद महासागर की बात करेंगे, 0 डिग्री हिंद महासागर की बात करेंगे। तो उस समय क्या होता है, जो हमारा तिब्बत का पठार है अत्यधिक तीव्र धधकने लगता है, अत्यधिक तेज़ गर्म हो जाता है, और अत्यधिक जब तेज़ गर्म हो जाता है तो समवहन पवनें चलने लगती हैं। कौन सी पवनें, समवहन पवनें चलने लगती हैं, और समवहन पवनें ऊपर चलती हैं, ठीक है। धरातल कह सकते हैं कि हम ऊष्मा लेता है और लंबवत वितरण उसका प्रारंभ हो जाता है, जो समवहन पवनें हैं वो चलने लगती हैं। और इसकी तुलना में जो हमारा हिंद महासागर है उसका तापमान क्या पाया जाता है, कम पाया जाता है। और ये जो पवनें हैं ऊपरी वायुमंडल से, ऊपरी क्षोभ मंडल से ये कहाँ आना प्रारंभ हो जाती हैं,
ये आना हिंद महासागर आना प्रारंभ हो जाती हैं। देखिए आपने पवनों का सुना होगा कि जो हमारी व्यापारिक पवनें हैं ये ऐसे और ये ऐसे इस प्रकार से क्या है वो भूमध्य रेखा की ओर बढ़ती हैं। तो यहाँ से जैसे ही ये भाग क्या है गर्म हो जाता है, अत्यधिक गर्म हो जाता है, संवहन पवनें बनती हैं, वो पवनें ऊपरी क्षोभ मंडल में आ जाती हैं और ये हिंद महासागर की ओर चलना प्रारंभ कर देती हैं। जैसे ही ये हिंद महासागर की ओर चलना प्रारंभ कर देती हैं, इसी की एक शाखा पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होना प्रारंभ हो जाती है, जिसको हम नाम क्या देते हैं, पूर्वी जेट स्ट्रीम। नाम क्या है, पूर्वी जेट स्ट्रीम। देखिए क्या होता है, हमारा जो तिब्बत का पठार है गर्मी के मौसम में अत्यधिक तीव्र गर्म हो जाता है। एक तरफ हिमालय पर्वत है, दूसरी तरफ उसके कुनलुन श्रेणी है, लेकिन जो तिब्बत का पठार है उसका अत्यधिक विस्तार पाया जाता है। अत्यधिक विस्तार पाए जाने के कारण जब सूर्य की स्थिति कहाँ रहती है, कर्क रेखा पर, तो ये जो पूरा क्षेत्र अत्यधिक गर्म हो जाता है और उसी तिब्बत का पठार भी चट्टानी क्षेत्र है, पठार है, तो क्या है अत्यधिक गर्म हो जाता है। जब अत्यधिक गर्म होगा तो यहाँ से संवहन पवनें चलना प्रारंभ कर देती हैं। जब ये पवनें चलना प्रारंभ करती हैं, ऊपरी क्षोभ मंडल में चलती हैं, तो ये हिंद महासागर की ओर चलना प्रारंभ कर देती हैं। उसका रीज़न है यहाँ पर वायु अवतलित होती है, ऊपर से नीचे उतरती है और यहाँ से वायु संवहन होती है। तो आपने देखा होगा कि जब वायु ऊपर से नीचे उतरती है तो शुष्क रहती है, वर्षा की संभावना कम हो जाती है। लेकिन इस वाले क्षेत्र में जब संवहन है, यहाँ पर जब वायु ऊपर उठ रही है तो किधर जाएगी, हिंद महासागर की ओर जाएगी। और यह किस प्रकार का है, आर्द्र क्षेत्र है। जैसे ही ये पवनें उठ के, देखिए एक चीज़ और बताई थी मैंने, जो हेडली कोष है वो इधर से पवनें उठेंगी, खाली स्थान में पवनें जाती हैं, सही है। तो यहाँ से ऊपरी वायुमंडल में जो पवनें पहुँच रही हैं वो किधर पहुँच रही हैं, भूमध्य रेखा की ओर या हिंद महासागर की ओर। तो ये जो पवनों का चक्र है वो इस प्रकार से चलता है कि ऊपर से इधर आई और नीचे से वापस इधर टर्न कर गई। कि ऊपरी क्षोभ मंडल में तो देखिए क्या स्थिति बनती है, ये हमारी 0 डिग्री भूमध्य रेखा, या हम कह सकते हैं कि ये हमारे भारत की स्थिति है, सही है। अब तिब्बत के पठार से यहाँ जो ऊपरी से ऊपरी जो पवनें उठती हैं वो कहाँ पहुँचती हैं, हिंद महासागर पहुँचती हैं। लेकिन यहाँ जब दोनों तरफ से निम्न गर्त का क्षेत्र बताया मैंने कि दोनों तरफ से वायु यहाँ आएंगे, आपस में टकराएंगी, तो ये वाली वायु वापस जाएगी या नहीं जाएगी, सही है। तो ये वाली हिंद महासागर से वापस करके कोरियालिस बल के प्रभाव से वापस क्या हो जाती है, मानसून पवनों में ये परिणित हो जाती है। लेकिन इसी की एक शाखा क्या होती है, ऊपरी वायुमंडल में पूर्व से पश्चिम की ओर बहना प्रारंभ कर देती है। ये जो पूर्व से पश्चिम की ओर जो बहना प्रारंभ करती है इसको हम बोलते हैं पूर्वी जेट स्ट्रीम। ये पूर्वी जो जेट स्ट्रीम है वो क्या करती है, तिब्बत के पठार का और हिंद महासागर के बीच जो दाब प्रवणता है उसको बढ़ाने का कार्य करती है। इन दोनों के मध्य दाब प्रवणता बढ़ा देती है। जो ये पूर्वी जेट स्ट्रीम है, तिब्बत के पठार का क्षेत्र की और हिंद महासागर दोनों के मध्य जो दाब प्रवणता पाई जाती है, दाब में अंतर पाया जाता है, उसको बढ़ाने का कार्य कर देती है। जैसे ही दाब प्रवणता बढ़ती है मानसून उतनी ही तीव्र गति से प्रबल हो जाती है। अब ये वाली पवनें कहाँ आई, जैसे ही हिंद महासागर में आई, हिंद महासागर में जैसे ही ये पवनें आएंगी पवनों की तीव्रता बढ़ेगी, तो जैसे ही ये पवनें इधर टर्न करेंगी तो उतनी ही तीव्र गति से आगे बढ़ती हैं। तो जितनी अधिक आर्द्रता ग्रहण करेंगी, जितनी अधिक तीव्रता से जाएंगी, मानसून उतना ही अधिक प्रभावित होता है। जो पूर्वी जेट स्ट्रीम है यह क्या कार्य करती है, इन दोनों के बीच जो दाब प्रवणता है उसको बढ़ाने का कार्य करती है। और आप सभी जानते हैं कि जितना दाब में अंतर पाया जाता है उतनी ही पवनें तीव्र गति से चलती हैं, ठीक है। तो जो पूर्वी जेट स्ट्रीम है ये भी क्या करती है, भारत में जो मानसून है उसकी जो तीव्रता है उसको बढ़ाने का कार्य करती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि एक है एल नीनो, सही है। जो एल नीनो है वो भारतीय मानसून को किस प्रकार से प्रभावित करती है, देखिए किस प्रकार से करती है। ये भारत है, भारत के 0 डिग्री, इसके नीचे हम यहाँ
ऑस्ट्रेलिया बना लेते हैं। हिंद महासागर की बात कर रहे हैं, दक्षिणी गोलार्ध की। और इसके नीचे पहुंच जाइए आप, क्या बनाएंगे हम यहाँ, ये हमारा है उत्तरी अमेरिका, सॉरी दक्षिणी अमेरिका, ये है हमारा दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका। देखिए एक बात बताती हूँ, जो एल नीनो है पहले हम उसकी बात करेंगे, है क्या एल नीनो। एल नीनो एक पवन है जो 2 या 5 वर्ष में यहाँ जो पेरू की धारा बहती है उसमें परिवर्तन कर देती है, और इसको बोलते हैं ईसा का शिशु। जो पेरू की धारा है वैसे तो किस प्रकार की धारा है, वो ठंडी धारा है। जो दक्षिणी अमेरिका है उसके पश्चिमी भाग पर एक धारा बहती है, धारा का नाम है पेरू की धारा, ठंडी जल धारा है। वो क्या करती है, हमारी भारतीय मानसून को प्रभावित करती है। लेकिन जो एल नीनो है 2 या 5 वर्ष के में यह उत्पन्न होती है, और यह जो धारा है वो किस प्रकार की हो जाती है, उस समय गर्म हो जाती है। क्रिसमस के दिनों के समय यह धारा उत्पन्न होती है, इसलिए इसको ईशा का शिशु भी कहा जाता है। उस समय क्या होता है, जब यह पेरू की धारा है तो यह गर्म हो जाती है, तो यहाँ पर एक वोकर चक्र बनता है, उसके माध्यम से क्या आ जाती है, जो हमारी भारतीय मानसून है वो पूरी प्रभावित होती है। जो एल नीनो है यह 2 से 5 वर्ष की एक अवधि होती है, उस समय क्या होती है, यहाँ पर यह उत्पन्न होती है जो भारतीय मानसून को क्या करती है, प्रभावित करती है। अब पहले हम सामान्य स्थितियों की बात करेंगे कि सामान्य स्थितियों में इसकी स्थिति क्या रहती है, और जो एल नीनो है यह किस प्रकार से भारतीय मानसून को प्रभावित करती है। जो पेरू की धारा है ठंडी जल धारा है, सही है। तापमान कम तो वायुदाब अधिक, तो हम इसको लिख सकते हैं वायुदाब अधिक, क्या लिख सकते हैं हम इसको, हाई प्रेशर लिख सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, आप सभी जानते हैं कि उच्च दाब से निम्न वायुदाब की ओर क्या करती हैं, पवनें गति करती हैं। इस वाले पार्ट को मैं थोड़ा सा ऊपर बना देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। भारतीय मानसून से हम इसको बाद में जोड़ते हैं। ये हमारा दक्षिणी अमेरिका है और इसके इधर ही ऑस्ट्रेलिया है। प्रशांत महासागर की बात कर रहे हैं हम यहाँ, ठीक है। तो ये दक्षिणी अमेरिका का जो भाग है, इसके पूर्वी भाग, ये पश्चिम भाग, यहाँ पर जो धारा बहती है उसको बोलते हैं हम पेरू की धारा। कौन सी धारा, पेरू की धारा। इसको हम्बोल्ट की धारा भी कहा जाता है, इसको हम्बोल्ट की धारा भी कहा जाता है, ठंडी जल धारा है। अब ठंडी जल धारा है तो आपने देखा होगा कि तापमान कम तो वायुदाब अधिक, सही है। पेरू की ठंडी धारा या हम्बोल्ट की ठंडी धारा, तो यहाँ पर तापमान क्या है, अधिक है। तो तापमान अधिक है तो इसमें क्या होगा, उसी समय कह सकते हैं कि हम यहाँ पर जो प्रेशर है वो क्या पाया जाता है, लो पाया जाता है। तो यहाँ से क्या बनता है, एक चक्र बनता है। तो इधर से ये पौने कह सकते हैं कि जो धारा है वो इधर टर्न कर जाती है, सही है। यहाँ बनता है हमारे पास लो प्रेशर, तापमान अधिक, वायुदाब कम, तापमान अधिक, वायुदाब कम। यहाँ क्या होता है, इस वाले क्षेत्र में जब लो प्रेशर बनता है तापमान अधिक पाया जाता है, तापमान अधिक पाया जाता है तो संवहन तरंगें उठती हैं, सही है। तापमान कम पाया जाता है तो संवहन तरंगें उठती हैं, और ये संवहन तरंगें, इस जो वायु है उसका अवतलन कहाँ होता है, यहाँ पर होता है, सही है। हाई प्रेशर है, ये लो प्रेशर है,
तो इसमें क्या होता है, तापमान क्या है हमारे पास, यहाँ अत्यधिक तापमान बढ़ जाता है, तापमान बढ़ जाता है तो इस क्षेत्र में संवहन जो पवनें हैं या संवहन जो तरंगें हैं वो चलती हैं और अपने साथ आर्द्रता को ऊंचाई पर ले जाती हैं। और आपने यहाँ देखा होगा कि यहाँ पर क्या है हमारे पास HP हाई प्रेशर, तापमान यहाँ पर क्या है, पेरू की ठंडी धारा बहती है इसलिए तापमान क्या है, कम है। तापमान कम तो वायुदाब अधिक, उसकी तुलना में यहाँ पर हमारे पास क्या पाया जाता है, तापमान अधिक पाया जाता है तो वायुदाब कैसा पाया जाता है, लो पाया जाता है। तो इधर से ये कहाँ आ जाती है, इधर उच्च से निम्न की ओर। लेकिन जैसे ही संवहन होती हैं ये पवनें कहाँ उठेंगी, ऊपर उठेंगी। और ऊपर उठने के बाद इधर से वायु का जब अवतलन होता है, जब वायु ऊपर से नीचे आती है तो हम क्या बोलते हैं, क्या हो रहा है, वायु का अवतलन। तो ऐसी स्थिति में क्या होती है, ये वायु यहाँ नीचे आना प्रारंभ हो जाती है। तो वापिस से जो यही इसी प्रकार की स्थिति बनती है कि जो ठंडी धारा है ये वायु का यहाँ पर अवतलन हो जाता है और इस प्रकार से यह जो चक्र है वह नॉर्मली चलता रहता है। इधर ही LP की बात करें, सेम ये स्थिति इसके इधर बनती है, जो ऑस्ट्रेलिया है सेम स्थिति इधर बनती है और हिंद महासागर पर भी इसी प्रकार की स्थिति बनती है। और यही कारण है कि जब ये पवनें इधर आती हैं उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जब आएंगी तो इस ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग पर क्या कर देती हैं, वर्षा कर देती हैं। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग पर वर्षा कर देती हैं। ये है पेरू की धारा जब नॉर्मल रहती है, जब एल नीनो का प्रभाव इस पर नहीं रहता है तो उस समय की यह बात है। तो उस समय जो ऑस्ट्रेलिया है उसके पूर्वी भाग पर क्या होती है, वर्षा होती है। वैसे ऑस्ट्रेलिया का जो 2/3 भाग है किस प्रकार का है, मरुस्थलीय भाग है। तो इसका प्रभाव क्या बनता है, जब इस क्षेत्र पर वर्षा होती है, निम्न दाब की जहाँ स्थितियाँ बनती हैं, आर्द्र पवनें होती हैं, वहाँ वर्षा होती है। अब इसकी स्थिति कहाँ बनती है, इसकी ऑस्ट्रेलिया की स्थिति यहाँ बनती है दक्षिणी गोलार्ध में। अब यहाँ से जो आर्द्र पवनें होती हैं वो आर्द्र पवनें किधर टर्न करती हैं, भूमध्य रेखा की ओर टर्न करती हैं और भूमध्य रेखा से इधर भारत की ओर वो क्या कर जाती हैं, टर्न कर जाती हैं। आपको पता है कि जैसे ही उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करेंगी कोरियालिस बल के प्रभाव से वो दाहिनी ओर मुड़ जाती हैं। तो उस समय क्या होता है, जितनी अधिक प्रबल होती हैं, जितनी अधिक आर्द्रता लेके आती हैं, भारतीय जो मानसून है उतना ही अधिक समय पर और अच्छी मानसून होती है। इसकी दूसरी स्थिति की हम बात करेंगे कल की क्लास में, ठीक है, कि एल नीनो अपना प्रभाव किस प्रकार से डालेगी, क्योंकि जो एल नीनो होती है उसको महासागरीय बुखार भी कहा जाता है। उस समय क्या होता है, जो पेरू की जो ठंडी धारा होती है यह गर्म धारा में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।